हाय दोस्तों, मेरा नाम राजू कुमार है और मैं इस समय रिम्स रांची से MBBS कर रहा हूँ। हम लोग पहले भी एनिमल किंगडम शुरू कर चुके थे और कई वीडियोज में हमने पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक नए फाइलम जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थिस, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियोज में हम लोग प्लेटीहेलमिन्थिस पे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो पहले के ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी देखेंगे और इतनी बेहतरीन तरीका से इसको पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एग्जाम में प्लेटीहेलमिन्थिस से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत शानदार तरीका से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को देखिए और प्लेटीहेलमिन्थिस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लेटीहेलमिन्थिस। तो दोस्तों ये नाम है इसका प्लेटीहेलमिन्थिस, तो पहले देख लेते हैं कि इसके नाम से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो प्लेटीहेलमिन्थिस दो टर्म से बना है, प्लेटी और हेलमिन्थिस। दोस्तों प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट, फ्लैट मीन्स चपटा, और हेलमिन्थिस हेलमिन का मतलब होता है वॉर्म, कोई भी कीड़ा। तो इसलिए जो क्या कहा जाता है फ्लैट वॉर्म। मीन्स प्लेटीहेलमिन्थिस के मेंबर जनरली फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं, लाइक दैट, चिपटे होते हैं। तो अब इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में दोस्तों कुछ देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं इसके हैबिटेट के बारे में, मीन्स आवास के बारे में। तो ये लोग मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पैरासाइट्स होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो फूड और शेल्टर मीन्स आवास के लिए, किसकी चीज के लिए? जो फूड और शेल्टर मीन्स आवास के लिए दूसरे पे डिपेंड रहे और वो उसका शोषण भी करे। तो मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। और सम फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, अकेले रहते हैं। उसमें एक्वेटिक हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। एक्वेटिक मीन्स इन वाटर, टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑन लैंड, जो जमीन पे रहता हो। एक्वेटिक या फ्रेश वाटर हो सकता है या फिर मेरीन वाटर यानी सॉल्ट वाटर, या तो फ्रेश वाटर में रहेगा या फिर साल्ट वाटर में रहेगा। अब बात करते हैं इसके सिमेट्री के बारे में दोस्तों। सिमेट्री प्लेटीहेलमिन्थिस के जो मेंबर्स होते हैं उसमें बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है। अब दोस्तों बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है? तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही देखा था कि बायलैटरल सिमेट्री वैसे सिमेट्री को कहते हैं जिसमें किसी इंडिविजुअल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड केवल एक प्लेन कर सकता है। लाइक वी ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग को अगर एक प्लेन वर्टिकली इस टाइप से पास कराया जाए तब एक्सटर्नली दो इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड हो पाएंगे। दैट इज द बायलैटरल सिमेट्री। सिमिलरली प्लेटीहेलमिन्थिस में भी बायलैटरल सिमेट्री होता है, यानी कि अगर ये कोई बॉडी है तो केवल एक प्लेन ऐसा होगा जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगा। तो ये रहा सिमेट्री के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग जर्म लेयर के बारे में। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एम्ब्रायोलॉजिकली डेवलपमेंट के दौरान जर्म लेयर बनते हैं। जाइगोट के बाद जब गैस्ट्रोला स्टेज आता है, पढ़ेंगे हम लोग बाद में जाके, तो उसमें जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेटीहेलमिन्थिस में 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जिस ऑर्गेनिज्म में 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है वैसे ऑर्गेनिज्म को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अब ये 3 जर्म लेयर है क्या क्या? सबसे बाहर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं इक्टोडर्म। क्या बोलते हैं इसको? इक्टोडर्म। जो बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? मीजोडर्म। अभी तक किसी भी फाइलम में मीजोडर्म का अपीयरेंस नहीं हुआ था, यानी कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में मीजोडर्म नहीं आया था, लेकिन प्लेटीहेलमिन्थिस में फर्स्ट टाइम मीजोडर्म आया है। यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्लेटीहेलमिन्थिस से ही शुरू होता है, मीजोडर्म। और अंदर वाले कहते हैं हम लोग इंडोडर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडोडर्म। अब बात करते हैं इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह से होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा लेवल दोस्तों? ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बोलिएगा ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता होगा? तो सीधी सी बात है कि जिस प्रकार सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गेन बनते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गेन के लेवल का होता है। मीन्स ये ऑर्गेन है ये काम करेगा, ये ऑर्गेन है ये काम करेगा। पोरीफेरा में सेल के लेवल का था, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा में टिश्यू के लेवल का था, जो कि प्लेटीहेलमिन्थिस में ऑर्गेन के लेवल का है, हम लोग में ऑर्गेन सिस्टम के लेवल का है। तो इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गेन के बेसिस पे होता है। अगर ये ऑर्गेन है तो इसको कोई एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया, एक ये ऑर्गेन है इसको एक दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे काम का डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो इस प्रकार डिवीजन ऑफ लेबर किस चीज का होता है? ऑर्गेन लेवल है। इसलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया? ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं बॉडी प्लान के बारे में। तो बॉडी प्लान कैसा होता है? तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब होता है दोस्तों सिंगल ओपनिंग। कितना ओपनिंग? सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग फॉर किस किस चीज के लिए? सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ। कि कौन से बोथ माउथ एंड एनस, माउथ और एनस के लिए सिंगल ओपनिंग पाया जाता है। ऐसे बॉडी प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में भी कुछ स्टेप से हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं बॉडी सिलोम के बारे में। दोस्तों सिलोम पहले बता चुके हैं कि बॉडी कैविटी को सिलोम कहा जाता है। तो इसमें कैसा सिलोम होता होगा? तो दोस्तों ये असिलोमेट्स होते हैं। कैसा होता है? असिलोमेट्स मीन्स नो सिलोम। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर ये मान लीजिए आपका बॉडी वाल है, बाहर की तरफ जो उसको इक्टोडर्म बोलते हैं,
अंदर की तरफ होता है उसको एंडोडर्म बोलते हैं, और बीच में मेसोडर्म होता है। इसमें क्या होता है कि मेसोडर्म के जो सेल होते हैं वो पूरी तरह से इस स्पेस को ऑक्यूपाई किए रहते हैं। यानी ये हो गया आपका बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ वाला हो गया एंडोडर्म, और ये बीच वाला जो हो गया उसको बोलते हैं मेसोडर्म दोस्तों, मेसोडर्म। इसमें मेसोडर्म का डेवलपमेंट तो होता है बट इसमें बॉडी वॉल का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के कुछ सिस्टम के बारे में, मीन्स इंपोर्टेंट सिस्टम जो उसको सर्वाइव करने के लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसके बॉडी वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास बॉडी वॉल में 3 लेयर तो होंगे ही। उसमें सबसे बाहर की तरफ जो होते हैं, जो इक्टोडर्म्स का डेरिवेटिव होता है जिसको इपीडर्मल वॉल बोलते हैं, इपीडर्मल लेयर बोलते हैं, उस इपीडर्मल लेयर में एक स्पेशल रॉड शेप, कौन सा शेप दोस्तों, रॉड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग रेवेडाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेवेडाइट्स बोलते हैं। रेवेडाइट्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये हेल्प इन प्रोटेक्शन, मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर को अपने प्रेडेटर मतलब अपने शिकार से बचाता है, मतलब जो उसको शिकार करने आता है उससे बचाता है। और साथ ही साथ यूज फॉर फूड कैप्चरिंग, एक तो ये प्रोटेक्ट करता है उसको फॉरेन ऑर्गेनिज्म से, और साथ ही साथ फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। कैसा दोस्तों, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है कि माउथ और एनस, माउथ टू एनस नहीं होता है, जबकि क्या होता है दोस्तों, माउथ एंड एनस हैव सिंगल ओपनिंग। कितना ओपनिंग दोस्तों, सिंगल ओपनिंग, यानी माउथ और एनस एक ही ओपनिंग में खुलता है, यानी उसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। जबकि टेपवर्म इसका एक मेंबर है, टेपवर्म, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टेपवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, अब्सेंट होता है, यानी कि बाकी ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मीन्स माउथ और एनस के लिए सिंगल ओपनिंग होता है, जबकि टेपवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है। अब बात करते हैं स्केलेटल, रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों इसमें स्केलेटल, रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी तीनों के तीनों सिस्टम अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अब्सेंट होते हैं। तो अब बोलिएगा अगर ये अब्सेंट है तो रिस्पिरेशन कैसे होगा या फिर स्केलेटल कैसे होगा। तो स्केलेटल के लिए वाटर के लिए हाइड्रोस्केलेटल आता है, जरूरी नहीं है जानना यह है कि रिस्पिरेशन कैसे होता है। तो रिस्पिरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब रिस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये होता है बॉडी सरफेस से। कैसा होता है दोस्तों, बॉडी सरफेस से होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से कैसे होता होगा, अगर ये बॉडी सरफेस हो तो यहाँ से CO2 बाहर करता होगा और यहाँ से O2 अंदर करता होगा। तो रिस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपल बॉडी सरफेस से होता है, सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। लेकिन दोस्तों अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है और हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, वो है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें एक्सक्रीशन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन, दोस्तों हम एक नया टर्म यहाँ इंसर्ट किए हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है फ्लूइड बैलेंस, ये कर सकते हैं दोस्तों। आयोनिक बैलेंस भी इसको क्या कहा जाता है, आयोनिक बैलेंस, मतलब शरीर में, हमारे शरीर में बहुत सारे आयन है, जैसे सोडियम आयन है, पोटासियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयन्स है जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं, हमारे सर्वाइव करने के लिए काफी कंपलसरी है ये आयन्स। तो इन सारे आयन का प्रॉपर बैलेंस रहना जरूरी है। अगर इसकी लेवल बढ़ गया या घट गया तो इससे ऑर्गेनिज्म का डेथ हो सकता है। तो इसी आयनिक बैलेंस को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, क्या चीज रिमूवल, अमोनिया रिमूवल। एक्सक्रीशन मतलब दोस्त अमोनिया रिमूवल। तो अमोनिया का रिमूवल या फिर ऑस्मो रेगुलेशन मींस आयनिक बैलेंस इज डन बाय, किसके द्वारा ये किया जाता है, तो ये एक स्पेशल सेल होता है, इसको बोलते हैं फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लेम सेल, या फिर कई बार इसको सोलेनोसाइट के नाम से जाना जाता है, सोलेनोसाइट, या फिर दोस्तों प्रोटोनेफ्रिडिया, 3 नाम है इसके, फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया। एग्जामिनेशन में तीनों हो सकता है कि तीनों में कोई एक ऑप्शन है, या फिर हो सकता है कि तीनों ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव है, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इज डन बाय फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। तो मैं यहाँ एक जनरल डायग्राम बनाया हूँ फ्लेम सेल्स का। आप देख सकते हैं कि ये फ्लेम सेल्स, इसमें न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, साइटोप्लाज्म होगा। और ये बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सीलिया की तरह दिख रहा होगा दोस्तों। ये सीलिया की तरह दिख रहा है तो ये वास्तव में भी सीलिया ही है। ये सीलिया है जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, और ये डक्ट है जिसके माध्यम से ये रिमूव होता है और ये बाहर रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक जनरल फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर था। तो इस प्रकार हमने देखा बॉडी वॉल के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, स्केलेटल, रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और सबसे इंपोर्टेंट
एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, जरूर याद रखिएगा आप लोग, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है नीट में। तो वो फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है। फ्लेम सेल्स बहुत फेमस है, सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, इसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स या कुछ इंपोर्टेंट सिस्टम जिससे रिलेटेड है। सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम प्लेटी हेलमिंथेस में प्रेजेंट रहता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि सिलेंट्रेट से ही, यानी सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में, सिलेंट्रेटा से ही नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है। और जो नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर में दोस्तों सीढ़ी इसकी तरह होता है दोस्तों, सीढ़ी लैडर लाइक होता है, सीढ़ी की तरह। आप देख सकते हैं यहाँ एक डायग्राम है। अब ये लैडर बनता कैसे है, तो ये लैडर एक्चुअली यहाँ पर सेल बॉडी, आप जानते होइएगा सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी का एग्रीगेशन नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है, बहुत सारे छोटे छोटे नर्व कॉर्ड है। और ये नर्व कॉर्ड आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो कहते हैं ट्रांसवर्स कमीसर। क्या होते हैं दोस्तों, ट्रांसवर्स कमीसर के माध्यम से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है। जनरली आपको ये नहीं भी याद रहे तो बस याद है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है इसमें। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से होता है। हम देखे थे कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म, सेल्फ ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जाता है टू डॉटर ऑर्गेनिज्म में। तो पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है टू डॉटर ऑर्गेनिज्म में। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में ये होता है कि अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर ये एक ट्रांसवर्सली डिवाइड किया और ट्रांसवर्सली डिवाइड करके दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बना लिए। ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था और दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और साथ ही साथ ये रीजनरेशन कैपेसिटी शो करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या शो करते हैं, रीजनरेशन। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल आप नाम सुने होइएगा प्लेनेरिया का, बचपन से पढ़ रहे होइएगा। प्लेनेरिया आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे होइएगा, बचपन से जानते होइएगा। अगर रीजनरेशन का एग्जांपल याद करने के लिए कहा जाता है तो प्लेनेरिया के सभी के दिमाग में प्लेनेरिया आ जाता है। तो इसमें भी रीजनरेशन होता है और इसका शानदार एग्जांपल प्लेनेरिया, जो कि प्लेटी हेलमिंथेस का ही मेंबर है। ये रहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि इसके ऑर्गेनिज्म किस टाइप के होते हैं। तो ये जनरली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन लाई इन द सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लाई करता है, इसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मैंने सिंबल के माध्यम से दर्शाने की भी कोशिश किया हूँ। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा दोस्तों, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब आप लोग जानते होइएगा कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है या जो गैमीट है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, वो टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का रहता है, जो डिफरेंट बॉडी का रहता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है टेपवर्म, हम पहले बता चुके हैं टेपवर्म। टेपवर्म में जो फर्टिलाइजेशन था वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। आप लोग सोच रहिएगा कि टेपवर्म डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हम कुछ देर पहले देखे थे कि टेपवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम भी अब्सेंट था और ये और सभी में होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जबकि टेपवर्म में होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग बात करेंगे टेपवर्म के बारे में। तो इसमें होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन जनरली सभी में पाया जाता है, बल्कि टेपवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स इनसाइड द बॉडी। कहाँ होता है दोस्तों, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में जाकर होना तो उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो कैसा डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मीन्स एग से लार्वा, लार्वा के बाद एडल्ट बनता है। तो आप लोग सोच रहे हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, अगर लार्वा होता था तो लार्वा कुछ न कुछ नाम होता था। तो जरूर यहाँ भी लार्वा का कुछ न कुछ नाम है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लार्वा है, बहुत सारे लार्वा पाए जाते हैं। लाइफ के अलग अलग स्टेज में अलग अलग लार्वा पाया जाता है। तो हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे आगे लार्वा के बारे में। तो इस प्रकार इसका डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटी हेलमिंथेस। यानी प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम को कई क्लास में डिवाइड किया गया है। हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आप लोग जानते हैं, किंगडम को फाइलम, फिर फाइलम को क्लास, क्लास को ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीशीज, लाइक दिस डिवीजन होता है। तो हम लोग प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम को भी यहाँ 3 क्लास में डिवाइड किए। तो दोस्तों कौन कौन सा क्लास है, तो सबसे पहला क्लास है टर्बुलेरिया। क्या नाम है दोस्तों इस क्लास का, टर्बुलेरिया। दूसरा है टर्माटोडा, क्या है दोस्तों, टर्माटोडा। और तीसरा क्लास है सिस्टोडा। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिस्टोडा। तो देखते हैं इस तीनों में डिफरेंस क्या है। पहले हैबिटेट के बेसिस पे देखते हैं कि तीनों के हैबिटेट में क्या डिफरेंस है। तो हैबिटेट में सबसे पहला जो टर्बुलेरिया है, ये एक्वेटिक होते हैं, मीन्स ये लोग पानी में रहते हैं। यानी इट में भी मैरीन, मीन्स समुद्री वाटर में रह सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर, मैरीन या फिर फ्रेश वाटर कहीं भी रह सकते हैं। तो ये एक्वेटिक होते हैं। टर्माटोडा,
ये इंडो पैरासाइट होते हैं। अब दोस्तों ये इंडो पैरासाइट क्या होता है? तो इंडो पैरासाइट का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो इनसाइड द बॉडी रहता हो, इनसाइड द बॉडी यानी शरीर के अंदर रहता हो पैरासाइट के तौर पे। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते थे। पैरासाइट वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड और शेल्टर, भोजन और निवास दोनों के लिए डिपेंड करे। वैसे मोड ऑफ उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं यानी इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं। सिस्टोडा के मेंबर भी इंडो पैरासाइट्स होते हैं, ये भी शरीर के अंदर ही रहते हैं। अगर ये पैरासाइट कर रहते हैं शरीर के अंदर, जैसे इंटेस्टाइन में रह सकते हैं, मसल में रह सकते हैं। जबकि अगर जैसे आप एक होता है इंडो और एक इक्टो पैरासाइट। जो इक्टो पैरासाइट्स होते हैं वो शरीर के बाहर रहते हैं, लाइक जू जो बाद में पाया जाता है शरीर के बाहर है, वो इक्टो पैरासाइट है। और इंडो पैरासाइट शरीर के अंदर होते हैं। तो टर्माटोडा और सिस्टोडा के मेंबर इंडो पैरासाइट्स होते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो टर्बुलेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, पहले इनकम्प्लीट होता है लेकिन प्रेजेंट होता है। टर्माटोडा में भी प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट बट प्रेजेंट। जबकि सिस्टोडा में डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों अब्सेंट होता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो टर्बुलेरिया के मेंबर होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी को फीड करता है और फीड करने के बाद उसका इजेशन और जो भी प्रोसेस है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड लास्टली उसका इजेशन हो जाता है। तो इंजेशन से लेके इजेशन का ये प्रोसेस है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। हम लोग भी होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करते हैं, लेकिन ये होलोजोइक में थोड़ा सा डिफरेंट करता है। क्या करता है दोस्तों? अब इसमें होलोजोइक में एक होता है कैनाबोलिज्म। क्या होता है? कैनाबोलिज्म। ये कैनाबोलिज्म क्या होता है? जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही स्पीसीज के मेंबर को खा लेता हो, या फिर कई बार वो अपने चाइल्ड को ही खा लेता है। आप सुने होइएगा, जो इंसेक्ट जो स्नेक्स होते हैं वो स्नेक्स अपने ही एग को खा लेते हैं। इसी प्रकार जो टर्बुलेरिया के मेंबर है वो कैनाबोलिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी वो अपने ही स्पीसीज के मेंबर या अपने ही चाइल्ड को ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं। जबकि टर्माटोडा पैरासाइट है और सिस्टोडा भी पैरासाइट है। तो ये हमने डिस्कस किया इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब इसे कुछ एग्जाम्पल्स उसको भी देख लेते हैं। टर्बुलेरिया का एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। उस एग्जाम्पल्स का नाम क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो रीजनरेशन बहुत शानदार तरीका से शो करता है, उसमें रीजनरेशन ऑब्जर्व किया भी जा सकता है। तो प्लेनेरिया जिसको डुजेसिया के नाम से भी जाना आता है कई बार, और इसको ईडी वर्म, कॉमन नेम क्या है दोस्तों? ईडी वर्म। तो प्लेनेरिया डुजेसिया या फिर इसको ईडी वर्म भी बोलते हैं। ये टर्बुलेरिया के मेंबर है। टर्माटोडा के बारे में बात कर लेते हैं। तो टर्माटोडा का जो मेंबर है उसमें से पहले बात करते हैं, उसमें क्या है? फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका का मतलब होता है लीवर फ्लूक, मतलब इसका कॉमन नेम क्या है? लीवर फ्लूक। ये लीवर को इन्फेक्ट करता है, हमारे लीवर नहीं बल्कि सीप और गोट के लीवर को इन्फेक्ट करता है। हम देखेंगे फेसियोला हेपेटिका के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी आता है। तो फेसियोला हेपेटिका यानी लीवर फ्लूक। दूसरा जो टर्माटोडा का एक और नंबर है, इसको बोलते हैं सिस्टोसोमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टोसोमा। इसका कॉमन नेम है ब्लड फ्लूक। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड फ्लूक। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट है सिस्टोडा। सिस्टोडा के मेंबर्स में आप लोग इतने देर से बोल रहे थे टेप वॉर्म, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट था, फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा था, उसी का ये क्लास है सिस्टोडा, जिसमें सबसे पहला मेंबर है टीनिया सोलियम। क्या नाम है दोस्तों? टीनिया सोलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉर्क टेपवर्म। इसका कॉमन नेम क्या है? पॉर्क टेपवर्म। मतलब इस टेपवर्म का इन्फेक्शन पॉर्क यानी जो सुअर का मांस होता है उसके माध्यम से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉर्क टेपवर्म। दूसरा है टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा को हम लोग बोलते हैं बीफ टेपवर्म। बीफ टेपवर्म, बीफ मीन्स गाय का मांस। तो टीनिया सेजिनेटा का जो इन्फेक्शन होता है वो गाय के मांस यानी बीफ के माध्यम से होता है, इसलिए इसको बीफ टेपवर्म भी कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज इकाइनोकॉकस। क्या नाम है दोस्तों? इकाइनोकॉकस। और इसका कॉमन नेम है डॉग टेपवर्म। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिंथेस के क्लास, कौन कौन सा क्लास? टर्बुलेरिया, टर्माटोडा एंड सिस्टोडा के बारे में देखा। तो इस तरह से हमने प्लेटीहेल्मिंथेस फाइलम का जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन को समाप्त किया। तो और इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं फेसियोला हेपेटिका के बारे में, सिस्टोसोमा के बारे में, टीनिया सोलियम के बारे में। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में मिल जाएगा, क्योंकि कई बार इसके लार्वा से क्वेश्चन पूछा गया है और हम अपने उस लेक्चर में इसके लार्वा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए आप जरूर उस लेक्चर को देखें। और ये वीडियोज आपको कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का, हमारे लिए एक इंटरनल मोटिवेशन है, जिसके माध्यम से हम ये सोचते हैं कि हाँ हमें और अच्छा वीडियो बनाना है, हमें और अच्छा से कंटेंट डालना है, बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करना है।
तो प्लीज गाइज आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोज आपके पास तक बहुत जल्दी जल्दी पहुंचते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।